स्पॉट ईटीएफ बिटकॉइन को तबाह कर देगी, माइनर्स खत्म हो जाएंगे, फिर कोई और कॉइन आएगा जो सतोशी के विजन को आगे बढ़ाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आर्थर हेज ने एक खदशे का इजहार किया है। इस पर आजकल काफी बहस चल रही है, लेकिन ऐसी बातें मैं कई सालों से सुन रहा हूं और लोग जानते भी नहीं कि आर्थर हेज ने ये बात किस पस मंजर में की है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने सोचा इस पर आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन दूं ताकि आपको दोबारा कोई इस मामले में चेना बना सके। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। अब सबसे पहले सबसे अहम बात सुन लें कि यह बात आर्थर ने 1-2 सालों के लिए नहीं की, बल्कि इसने एक थ्योरेटिकल बात की है कि 2140 में जब बिटकॉइन की तमाम सप्लाई और ब्लॉक्स खत्म हो जाएंगे तब यह खतरा है। तो सन 2140 हमारी अगली नस्लों से भी दूर होगा। ये 120 साल की बात है। तो आप खुद ही सोच लें कि इस पर बेरिश होने का मतलब क्या है या इस पर बहस करने का क्या मकसद है। लेकिन आजकल लोग इसमें से सन 2140 निकालकर ये बात दोहरा रहे हैं और बगैर सर पैर के शोर मचा रहे हैं, जैसे ये सब कुछ कल ही होने वाला है। खैर 2140 वाली बात भी काफी फजूल है, लेकिन आए इस पूरी थ्योरी को पूरी तरह समझते हैं कि ये सारा मसला क्या है। बिटकॉइन जब से बना है ये बहस मौजूद है कि 2140 के बाद जब सारी सप्लाई माइन हो जाएगी तो माइनर्स क्यों बिटकॉइन का हैश रेट चलाएंगे। तब मजीद बिटकॉइन तो नहीं मिलेंगे, सिर्फ बिटकॉइन में फीस मिलेगी। तो क्या लोग उस वक्त माइनर्स बनेंगे और बिटकॉइन के नेटवर्क की हिफाजत करेंगे? इस सवाल पर एक अरसे से बहस चल रही है और आर्थर का मौजूदा आर्टिकल भी इसी बहस पर था। लेकिन इसका जवाब बहुत पहले मिल चुका है कि नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन होगी और अगर दिन में एक ट्रांजैक्शन भी होती है तो ये इतनी बड़ी फीस होगी, यानी सन 2140 में इतने ज्यादा पैसे एक ट्रांजैक्शन के होंगे जो आज की माइनिंग से भी ज्यादा होंगे और लोग माइनिंग करते रहेंगे, जिसको फिर बाद में बहुत से मैथमेटिशियंस ने कैलकुलेट किया और वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि सिस्टम चलता रहेगा और इसे बिटकॉइन खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये मजीद लुक्रेटिव काम होगा क्योंकि फीस बिटकॉइन में होगी और बिटकॉइन इतना नायाब होगा कि शायद लोगों का प्राइमरी काम ही हैश पावर देना होगा ताकि फीस मिल सके। किसी को एक फीस की ट्रांजैक्शन भी मिल गई तो उसे 2 साल तक दोबारा फीस की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये फीस ही काफी होगी। लेकिन आर्थर ने अब इस पूरी थ्योरी पर नया सवाल उठाया है। इसका कहना है कि स्पॉट ईटीएफ और बड़े बड़े इदारों के पास होल्डिंग की बहुत बड़ी ताकत है, तो इस वजह से वो फर्ज करते हैं कि ये लोग जब बिटकॉइन खरीदेंगे तो बहुत लंबे अरसे के लिए होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन उनके हाथों में चला जाएगा। इस वजह से 2140 के बाद तमाम बिटकॉइन उन लोगों के पास होंगे और ये लोग उसे ट्रेड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हैश पावर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी और नेटवर्क बिलाखिर खत्म हो जाएगा। इसके बाद सतोशी का नजरिया कोई और कॉइन या कोई और एसेट लेकर चलेगा, क्योंकि इसके बाद बिटकॉइन हमेशा के लिए नहीं रहेगा और ये सब 2140 के बाद होगा। मैं बार बार सन इस वजह से बता रहा हूं कि ताकि आपको यह ना लगे कि यह कल ही होने वाला है। अब यह बहस बार बार हो चुकी है, बार बार इस सारे मसले को कैलकुलेट किया जा चुका है। दुनिया के नोबेल प्राइज विनर्स भी इस चीज को कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन जाहिल हैं जो बार बार बगैर जाने बूझे सोशल मीडिया पर ऐसा झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और इस पर प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं। मैं आर्थर हेज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसने एक थ्योरेटिकल बात की है जिसका जवाब वो खुद भी अच्छी तरह जानता है, लेकिन उसने फिर भी ये बात की और लोगों ने सन निकालकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। तो आए आपको इसका जवाब समझाए। तो याद रखें, किसी भी चीज की प्राइस वो होती है जो मार्केट में बेचने वाला और खरीदने वाला तयन करता है, यानी बाइंग एंड सेलिंग का इक्विलिब्रियम प्राइस का तयन करता है। अब फर्ज करते हैं कि अचानक बड़े बड़े लोग इसे खरीदने लगते हैं और बिटकॉइन $2.5 लाख का हो जाता है, तो मेरे और आप जैसे लोग बिटकॉइन मार्केट से काफी हद तक दूर हो जाएंगे। ऐसे में सिर्फ वो लोग बेच और खरीद सकेंगे जिनकी जेब इजाजत देती होगी और वो कम हो जाएंगे। ऐसे ही प्राइस $10 लाख हो जाती है तो मजीद लोग कम हो जाएंगे। इसी तरह जब $30 लाख और फिर $50 लाख पर प्राइस जाएगी तब भी यही होगा। लेकिन प्राइस के लिए जरूरी है कि कोई खरीदने वाला हो, यानी प्राइस को उस मुकाम पर वापस आना है जहां उसको खरीदने और बेचने वाले मौजूद हों।
वरना प्राइस इससे ऊपर नहीं जा सकती। यानी अगर 50 लाख डॉलर पर कोई खरीदने वाला नहीं है तो प्राइस को वापस आना है जहां उसको खरीदने वाले मौजूद हों। इसी वजह से बेयर मार्केट्स आती हैं, इसी वजह से बिटकॉइन के बुल रन में बबल बनते हैं। अब जो लोग ये बातें करते हैं उन्हें प्राइस इक्विलिब्रियम के बारे में टके का कुछ नहीं पता होता, वो पूरी बात आपको बताते भी नहीं। अगर बिटकॉइन कभी किसी ऐसी प्राइस पर पहुंचे या कोई भी एसेट किसी ऐसी प्राइस पर पहुंचे जहां उसको खरीदने वाले ना हो तो प्राइस खुद ही नीचे आ जाती है, प्राइस खुद ही उस मुकाम पर आ जाती है जहां उसका इस्तेमाल हो और फिर वो दोबारा आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी वजह से ऐसी बातों पर कान ना धरा करें। अगर बिटकॉइन कभी ऐसी होल्डिंग लेवल पर पहुंचेगा जहां ऐसी सूरत हो तो क्या लोग जिनके पास ये मौजूद होगा वो खुद ही से बेच नहीं देंगे? क्या वो खुद बिटकॉइन और अपने अरबों डॉलर जाया करेंगे? क्या आप सोच सकते हैं कि सन 2140 में बिटकॉइन की क्या वैल्यू होगी? उस वजह से ये बहुत अधूरी बातें होती हैं। बहुत से लोग थ्योरी के हवाले से मुख्तलिफ सवालात उठाते रहते हैं लेकिन नीम हकीम उन्हें पकड़कर शोर मचा देते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि खुद पहले मुकम्मल तौर पर हकायक जान लिया करें। अगर किसी ने कोई बात कही है तो वो कहना क्या चाहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग मुझे आकर कहते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर कह रहा है कि बाइनेंस तबाह होने वाली है, बुल रन खत्म होने वाला है, अब भाग जाओ तबाह हो जाओगे। तो याद रखें यही इन्फ्लुएंसर्स पिछले बुल रन में अपने घटिया कॉइन आपको बेच रहे थे, आपको बुल रन की झूठी खबरें सुना रहे थे, आपसे पैसे लेकर आपको ट्रेड करा रहे थे, आपको झूठे कॉइन बेच रहे थे, फिर लाखों लोगों के अरबों डुबोकर फरार हो गए। इन लोगों से खैर की उम्मीद ना रखें। आपका सिर्फ इस वजह से नुकसान हुआ क्योंकि आप खुद गलत थे, आपने खुद तहकीक नहीं की, आपने खुद नहीं पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप गलती नहीं करेंगे, खुद भी मेहनत करेंगे और सवाल पूछकर मुझसे भी मजीद मेहनत करवाएंगे। बाइनेंस और टॉप एक्सचेंजेस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, लेकिन दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के सवाल प्लीज मुझसे ना किया करें क्योंकि मैं अपने कहे के ऊपर बात कर सकता हूं, दूसरे मेरे लिए हम नहीं। मैं उनके कॉल और फेल का जिम्मेदार नहीं हूं। वो क्या कहते हैं क्या करते हैं मैं इसकी जिम्मेदारी क्यों लूं? मैं जो कुछ कहता हूं अपनी तहकीक पर कहता हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि भाई मैं भी गलत हो सकता हूं। अच्छी तरह रिसर्च करें और अपनी राय कायम करें। मुझसे तो अब बहुत से इन्फ्लुएंसर्स राब्ता करके कहते हैं कि यार हमें भी कोई अच्छा कॉइन बता दो ताकि हम अपनी कम्युनिटी को बता सके। तो मैं उन्हें भी यही कहता हूं कि मैं जिस चीज को अच्छा समझता हूं या जिस चीज को बुरा समझता हूं सबको बता देता हूं। आपकी अपनी मर्जी है, देख लें। मैंने अपने NFTs गेमिंग इन सब के ऊपर कई वीडियोस बनाई हैं। ये कॉइन अब भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, उम्मीद है आगे भी चलेंगे। वो बता दें, लेकिन मैं जो करूंगा बस यही बताऊंगा और ये सबके लिए है, किसी एक अकेले शख्स के लिए नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में आपकी राय का मुझे हमेशा इंतजार रहता है क्योंकि कमेंट्स में आप ना सिर्फ सवालात करते हैं बल्कि मेरी रहनुमाई भी करते हैं। जहां मैं गलत होता हूं मुझे वो भी बताते हैं। तो कमेंट जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।